गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल कवर किया गया था आपातकाल, ठीक है। और आज हम लोग देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, जिसको हम बच्चों 3 नामों से जानते हैं, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था पहला नाम, दूसरा नाम स्थानीय स्वशासन और तीसरा नाम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो इन 3 नामों से इस चैप्टर को हम संबोधित करेंगे, ठीक। तो पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं और उसके बाद आगे की चीजों को देखा जाता है। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। या हम इसी को कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ज्यादा यही फेमस नाम है, पंचायती राज व्यवस्था ही। पंचायती राज व्यवस्था, और इसी को कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो अब बच्चों यहां हम देखें स्थानीय शासन, ठीक ना, स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो पहले इसी बात को समझते हैं। स्थानीय स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य, स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य यह है कि जनता द्वारा स्वयं का शासन, ठीक है। जनता द्वारा, ठीक है, स्वयं का शासन। तो अब जनता द्वारा स्वयं का शासन, ठीक है। तो अब इसका मतलब बच्चों यहां पे क्या हो गया कि जनता द्वारा स्वयं का शासन या जनता का स्वयं का शासन, ठीक है, जनता का स्वयं का शासन। तो अब देखो बच्चों, जैसे एक बात हम लोग जान रहे हैं कि लोकतंत्र को हम एक आसान शब्दों में क्या कहते हैं, जनता का शासन, ठीक है। लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं, जनता का शासन, अर्थात बहुमत का शासन। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि देश का संवैधानिक, ठीक है, और वास्तविक दोनों मुखिया क्या होते हैं, ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। तो अब बच्चों यहां समझना, पर्टिकुलर देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या एमपी, ठीक है, ये पर्टिकुलर देखो एक विशेष वर्ग से ही चुन के आते हैं। मतलब एक साधारण वर्ग का व्यक्ति जो है, ठीक है, वो शासन में नहीं आ रहा है, वो नहीं बन रहा है मुख्यमंत्री, वो नहीं बन रहा है सांसद, ठीक है, वो नहीं बन रहा है राष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो देखा जाए तो साधारण जनता जो है, क्या वो, ठीक है, वो स्वयं शासन में आ पाई? नहीं। उसने क्या किया, केवल वोट किया। समझ रहे हो, उसने क्या किया केवल वोट किया। तो अब ये जो स्थानीय स्वशासन है, तो इसमें क्या होगा, जो जमीनी स्तर के जो लोग हैं वो भी क्या होगा, शासन में भागीदार बन सकते हैं। इसी को क्या बोला गया, स्थानीय स्वशासन, यानी जनता का स्वयं का शासन या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी कि लोकतंत्र में क्या है, जो शासक है वो जनता के द्वारा चुन के आ रहा है, तो शासक एक वर्ग विशेष से नहीं होगा। समझ रहे हो, होगा क्या, नीचे तक के, ठीक है, एकदम ग्राउंड लेवल तक के जो लोग हैं वो लोग भी शासन में आ सकते हैं। तो इसके लिए एक व्यवस्था किया गया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन, ठीक। और इसको तीसरा नाम देते हैं पंचायती राज व्यवस्था। कुछ बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर कहां वर्ग विशेष के लोग जो है कि शासन में है। बिल्कुल है बच्चों, वर्ग विशेष के लोग शासन में है। देखो एक्सेप्शन हर चीज में होता है, एक्सेप्शन जो है हर चीज में होता है। मगर आज अगर हम देखें तो कोई एक मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर, तो उनके जो वंश के लोग हैं, ठीक है, वो देखो राजनीति में वही सांसद, विधायक, ठीक ना, मंत्री केंद्र में, राज्य में, ठीक है, राज्यपाल, इस टाइप के यही वर्ग विशेष के लोग बन रहे। क्या क्या सड़क का एक आम आदमी, गांव का एक आम व्यक्ति, ठीक है, गांव का एक आम व्यक्ति वो सांसद बन जा रहा है, वो क्या मुख्यमंत्री बन जा रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है बच्चों ऐसा।
आप नेताओं के नाम देखो, मुख्यमंत्रियों के नाम देखो, फिर उनके बच्चों को देखो, ठीक है, वो जो है उच्च पदों पे शासन में विराजमान है। तो अब सत्ता जो है वो निम्न स्तर तक भी पहुंचे, तो इसके लिए क्या किया गया, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और इसमें इसका अर्थ क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या हुआ, जनता का, ठीक है, जनता द्वारा स्वयं का शासन, ठीक है, जनता द्वारा स्वयं का शासन या जनता का स्वयं का शासन। तो क्या है, जनता भी शासन में आ सकती है। तो अब शासन में आएगी, ठीक है, तो क्या क्या इसमें कार्य होंगे, क्या इनकी शक्तियां होंगी, इन सारी बातों को हम लोगों को यहाँ पे बच्चों जानना है, ठीक। तो सबसे पहले एक बात हम जाने, सबसे पहले हम एक बात जाने कि स्थानीय स्वशासन जो है, ठीक ना, स्थानीय स्वशासन, इसका जनक पूछा जाता है कि कौन है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन, ठीक ना, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। ये स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब करेगा, भारत में 1882 में। 1882 में जब ये स्टार्ट होगा स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के द्वारा, तो बच्चों इसमें ऐसा नहीं था कि ये हमारा फ्यूचर बढ़िया करने के लिए या शासन में हमको भागीदार बनाने के लिए इन्होंने शुरू किया था, नहीं, ठीक है, इनमें इसमें इनका लाभ था। अभी जब हम उसमें पहुंच जाएंगे ना, ठीक है, अभी उसमें जब मैं पहुंच जाऊंगा कि क्या लाभ था, तो पूरा पूरा ये सब्जेक्ट चेंज होके पहुंच जाएगा आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, इसका मैं जिक्र करूंगा, क्यों अंग्रेजों ने स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है, शुरुआत किया। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतिहास यहाँ पे नहीं जोड़ते हैं, ठीक। तो अब लॉर्ड रिपन 1882 में क्या करता है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करता है, ठीक। अब इसके बाद ये चलता रहेगा, भारत आजाद होगा, और आजाद होने के बाद संविधान सभा का गठन होगा। आजाद होने के बाद नहीं, आजाद होने के पहले ही हो जाता है, मैं पढ़ा चुका हूँ सारा कुछ, ठीक है, ये सब। तो संविधान सभा का गठन हो जाएगा और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होगी, ठीक। परंतु स्थानीय स्वशासन को संविधान में जगह नहीं दिया गया, समझ रहे हो ना, कहीं भी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नहीं की गई। बस हुआ क्या, पंचायती राज व्यवस्था को या स्थानीय स्वशासन को किया क्या गया, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40, ठीक है, हम लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व को क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। तो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में क्या किया गया, एक बात लिख दी गई, क्या, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों की स्थापना करे। तो होता क्या है, संविधान निर्माताओं ने क्या किया, इसको छोड़ दिया आगे आने वाली सरकारों पे, कि जो आगे सरकार आएगी वो क्या करेगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, ठीक है। तो अब देखा जाए तो वास्तव में जो ये स्वशासन था ये शुरू नहीं हुआ। अब स्वशासन मूल रूप से ये जुड़ा किससे है, गांव से जुड़ा है। गांव में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, पूरे गांव का डेवलपमेंट, मेन एम शुरुआत में क्या था, एग्रीकल्चर, वहां, ठीक है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट। तो अब देखो गांव के विकास के लिए, वहां पे कृषि के विकास के लिए, ठीक है, स्थानीय स्तर पर उनके विकास के लिए होगा क्या, तो जवाहरलाल नेहरू ये एक काम करेंगे, और काम क्या करेंगे, एक कार्यक्रम चलाएंगे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एक कार्यक्रम चलाएंगे। तो वो कार्यक्रम क्या होगा, तो ये 2 अक्टूबर, ये 20 ना लगे बच्चों तुम लोग को, तो यहां मैं थोड़ा सा इसको दूर करके लिखता हूं, ठीक है, बड़ा कर देते हैं, 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्म पर, ठीक है, जन्म दिवस पर ये एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये शुरू करेंगे, परंतु ये कार्यक्रम क्या होगा, ये कार्यक्रम असफल हो जाएगा। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं पाई। तब क्या होता है, तो इस स्थिति में होगा क्या, एक व्यक्ति जिनका नाम है बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता ये मुख्यमंत्री भी थे,
ठीक है। तो बलवंत राय मेहता को एक जिम्मेदारी दी गई नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू जी ने एक जिम्मेदारी दिया किसको, बलवंत राय मेहता को, बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता को जिम्मेदारी दी गई कि आप जरा जांच करिए कि ये कार्यक्रम, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि इतना बढ़िया कार्यक्रम मैंने बनाया, ठीक है, ये असफल क्यों हो गया। तो बलवंत राय मेहता क्या करेंगे, इसकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में ये क्या बोलेंगे, रिपोर्ट में ये कहते हैं कि ये जो कार्यक्रम आपने चलाया, इसमें ये कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रहा, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रहा, यानी प्रशासन तक ही ये सिमट के रह गया। इसमें आपने जनता को भागीदार नहीं बनाया, ठीक है, जनता को भागीदार नहीं बनाया। इसी वजह से ये कार्यक्रम क्या हुआ है, ठीक है, ये कार्यक्रम हो गया है असफल। तो फिर नेहरू जी ने पूछा कि अच्छा अब हो क्या सकता है, ठीक है, रीजन तो आपने बता दिया, परंतु इसका उपाय क्या है। तो अब मैटर आया उपाय का कि उपाय क्या हो सकता है। तब क्या होता है उपाय के रूप में, अच्छा पहले इसका इतना का स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, ठीक है। तो अब पूछा नेहरू जी ने कि अच्छा इसका उपाय क्या हो सकता है, ठीक, उपाय बताइए। तो फिर बलवंत राय मेहता ने सुझाव क्या दिया, तो इन्होंने सुझाव दिया कि आप लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करिए, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करिए, यानी कि स्थानीय स्तर पर आप करवाइए चुनाव, ठीक है, चुनाव करवाइए और खुद गांव वालों को, ठीक ना, गांव के लोगों को तय करने दीजिए, गांव के लोगों को तय करने दीजिए कि उनका विकास किसके द्वारा किया जाना चाहिए, यहां भी नेहरू जी को स्पष्ट नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने पूछा इसको और स्पष्ट कीजिए, तब उन्होंने कहा कि भाई स्थानीय स्तर पर आप चुनाव करवाइए और इसके बाद से गांव वाले पे जिम्मेदारी छोड़ दीजिए कि वो चुने कौन व्यक्ति ऐसा है जो उनके गांव का डेवलपमेंट करवा सकता है, ठीक। ये बात बोला किसने, बलवंत राय मेहता ने। तो इन्होंने कहा कि आप 3 स्तर पे करवाइए चुनाव, ठीक है। इन्होंने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय, 3 स्टेज, ठीक है, त्रिस्तरीय रूप में आप इस पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था शब्द इन्होंने नहीं यूज किया, ठीक है, त्रिस्तरीय रूप में स्थानीय स्वशासन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, ठीक है, को लागू कराइए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें शुरू हुआ बच्चों गांव में चुनाव, ठीक ना, तब क्या हुआ, गांव में शुरू हुआ चुनाव। अभी देखो ध्यान से सुनना, अभी क्या था 52 में क्या था, देखो 52 में ये था गांव का विकास करना है। तो अब गांव का विकास करना है तो भाई सांसद और विधायक जो हैं इनका एक एरिया बहुत बड़ा होता है। अब ये कहीं गांव है, गांव में छोटी छोटी गली हैं, उन गलियों में कहीं कोई समस्याएं हैं, नाली टूटी है या कुछ भी परेशानी है, तो वहां पे देखो हमेशा सांसद नहीं पहुंच पाएगा और सांसदों तक जनता नहीं पहुंच पाएगी, दोनों स्थितियों में दिक्कत है। तो इसलिए नेहरू जी ने क्या किया था, गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट किया कि जाओ तुम लोग जो है परेशानी गांव वालों की देखना, परंतु सरकारी कर्मचारी तो सरकारी कर्मचारी ठहरे, ठीक, वो अपने दायित्वों की, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अच्छे से नहीं निभाएं। तब इन्होंने क्या कहा, सरकारी कर्मचारी को आप मत लाइए, आप
स्थानीय स्तर पर करवा दीजिए चुनाव। तो अब क्या हुआ, स्थानीय स्तर पर चुनाव हुआ। तो उन्होंने कहा ये चुनाव जो है 3 स्तर पे होना चाहिए। बोला कौन कौन, तब देखो अब 3 स्तर पर चुनाव करवा दीजिए। तो देखो क्या होगा, तो ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। अच्छा, इसका मुखिया कौन होगा ग्राम पंचायत का, तो मुखिया कौन होगा, इसको देखो, इसका मुखिया होगा ग्राम प्रधान, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, मुखिया कौन, ग्राम प्रधान। अब 3 स्टेज की बात किया था ना, तो मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत, मुखिया कौन होगा, मुखिया होगा ब्लॉक प्रमुख। और फिर जिला स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है, जिला पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। इसका मुखिया कौन होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो देखो ये 3 स्तर पे लागू करने का सुझाव दिया बलवंत राय मेहता। तो अब इनकी रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया, ठीक ना, स्वीकार किया। इससे फायदा भी था, ठीक है। फायदा क्या था, फायदा यहाँ पे ये था बच्चों, अगर ये गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाया, तो ये लोग अच्छे से नहीं निभाएं, तो देखो अब है क्या, कहीं ना कहीं इसका आरोप सरकार पे ही तो लगेगा, सरकार पे ही तो लगेगा कि आपके लोगों के द्वारा काम अच्छे नहीं किए गए। परंतु जब इलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना, स्थानीय स्तर पर जब चुनाव होगा, तो भाई गांव के लोगों ने खुद चुना, क्या किया, 5 लोग ग्राम प्रधान के लिए खड़े हुए या 10 लोग खड़े हुए, 10 लोगों में गांव वालों ने एक व्यक्ति को चुना कि ये काम हमारे लिए अच्छा करेगा। अब वो काम अच्छा किया या खराब, ठीक है, अब ये प्रॉब्लम सरकार की नहीं रही, अब ये प्रॉब्लम किसकी हो गई, अब गांव वालों की हो गई कि भाई तुमने खुद चुना है। अगर किसी निकम्मे प्रधान को अगर तुमने चुना, तो ये तुम्हारी गलती है, गवर्नमेंट का दोष नहीं है कि तुमने ऐसे लोगों को चुना क्यों, ठीक। तो क्या सिस्टम ये गलत है, सही है, ठीक है। तो अब क्या, तो ग्राम प्रधान भी जान रहा है कि अगर हम चुनाव जीत के बन चुके हैं ग्राम प्रधान, तो दोबारा हम फिर ग्राम प्रधान तब बनेंगे, चूंकि लिमिटेशन तो है नहीं, जितनी बार चाहो चुनाव लड़ लो, ठीक है। तो अब जाने दोबारा हम तब बनेंगे जब हम काम करवाएंगे, ठीक है, गांव का डेवलपमेंट करवाएंगे, तब हम दोबारा जो है बन सकते हैं। तो इस वजह से ग्राम प्रधान भी काम करना शुरू किया, और ये बलवंत राय मेहता का ये सुझाव काफी अच्छा रहा, जिसके कारण गांवों का डेवलपमेंट काफी तेजी से हुआ, ठीक ना, गांव का विकास अच्छा हुआ। तो अब इसी पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, इसी पंचायती राज व्यवस्था को जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे, ठीक है, इसी पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर, ठीक है, 1959, 1959, 2 अक्टूबर 1959 को ही ये राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में लागू हुआ, ठीक है, लागू हुआ। और फिर क्या होता है, 1959 में ही फिर क्या होगा, ये आंध्र प्रदेश में भी लागू हो गया, आंध्र प्रदेश में भी लागू हो गया, ठीक है, 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, पूरे भारत में ये लागू हो जाता है, ठीक है। तो कब लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को, किस राज्य में, राजस्थान में, राजस्थान के किस जिले में, नागौर जिला, ठीक है। तो अब बच्चों वापस आओ, वापस आओ, देखो हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, ये चैप्टर का नाम डाला। अब क्वेश्चन वाइज चीजों को सुनो जरा।
स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है? जनता द्वारा स्वयं का शासन या जनता का स्वयं का शासन। ठीक, ये हो गया स्थानीय स्वशासन। ठीक, स्थानीय स्वशासन जो है इसको हमने क्या बोला? पंचायती राज व्यवस्था। तो अब क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, किस अनुच्छेद से प्रेरित है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40, ठीक ना। तो यहाँ ये शब्द लिख देंगे, किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो अनुच्छेद 40 से प्रेरित है। ठीक, एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हो गई थी? 1882 में ही हो गया था। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाया, वो अलग मैटर है। ठीक, किसने शुरू किया? तो लॉर्ड रिपन ने शुरू किया। ठीक, लॉर्ड रिपन ने शुरू किया। अब क्या होगा? स्थानीय स्वशासन चला, फिर भारत आजाद होता है, संविधान सब बन के तैयार, ठीक है, संविधान लागू भी। और उसके बाद क्या होता है? गांव के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे? एक कार्यक्रम चलाएंगे जिसका नाम क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कब चलेगा? तो 2 अक्टूबर 1952, ठीक ना। तो 2 अक्टूबर 1952 इस समय स्टार्ट होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। परंतु ये कार्यक्रम क्या होगा? ये कार्यक्रम हो जाएगा असफल, ठीक है, असफल। तो जब ये असफल हो जाएगा तो अब इसी की असफलता की जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त होगा। तो कमेटी का नाम क्या है? बलवंतराय मेहता। ठीक, ये अपनी रिपोर्ट देंगे और क्या बोलेंगे? ये प्रोग्राम जो है केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रहा और इसमें जनता को भागीदार नहीं बनाया गया। तब पूछा गया नेहरू जी के द्वारा कि अच्छा फिर आपका सुझाव क्या है? तब इन्होंने सुझाव दिया कि लोकतंत्र का कर दीजिए विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर दीजिए, यानी कि स्थानीय स्तर पर चुनाव की बात हो गई। तब गांव के लोगों को तय करने दीजिए, इन्होंने क्या बोला? गांव के लोगों को तय करने दीजिए कि उनका विकास किसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो क्या हुआ? तब त्रिस्तरीय रूप में इस स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। ठीक, अब त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया तो ये 3 स्तर कौन कौन से थे? तो 3 स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिसका मुखिया ग्राम प्रधान, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत मुखिया ब्लॉक प्रमुख, जिला स्तर पर जिला पंचायत मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक, तो अब ये स्टेज बनाया गया, यही हो गया क्या? यही हो गया गठन, ठीक ना, गठन। तो इस तरह से इसका गठन हुआ। अब क्या होगा? अब देखो, अब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू कर दिया गया और उसी वर्ष 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, तो यहां ध्यान रखो कि किस किस बात का। तो देखो क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक, ठीक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, ठीक है। और फिर पंचायती राज व्यवस्था का जनक। अब देखें स्थानीय स्वशासन का जनक, तो यहां हो गया लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। और यहां बात करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो आंसर क्या है? बलवंत राय मेहता। और फिर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो कौन हो गया? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब ये कार्यक्रम चलता रहा। फिर बच्चों देखो क्या होता है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी और इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो फिर क्या होता है 1977 में फिर होता है इलेक्शन। और इस इलेक्शन में क्या होता है, इंदिरा गांधी बुरी तरह होती हैं पराजित, ठीक है, चुनाव हार जाती है। और हारने के बाद नई सरकार का गठन होगा। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है और उस पार्टी का नाम क्या रहा?
तो उस पार्टी का नाम रहा जनता पार्टी। तो जनता पार्टी का क्या हुआ, गठन हुआ 1977 में। ठीक है, 1977 में। तो अब क्या होता है, इस पंचायती राज व्यवस्था के इम्प्रूवमेंट के लिए अब एक कमेटी आएगा जिसका नाम क्या होगा, अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। इस समिति से पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को और उन्नत करने के लिए और विकसित करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपके क्या कुछ सुझाव हैं। तो देखो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको द्विस्तरीय रूप में लागू किया जाए, यानी कि त्रिस्तरीय रूप में था। ठीक है, तो इसको कहा गया द्विस्तरीय रूप में लागू किया जाए। और इन्होंने सुझाव दिया कि इसे संविधान में, अभी यहाँ बच्चों में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सुनना, सबको लग रहा होगा संविधान की बात तो एल.एम. सिंघवी है या पी.के. थोंगन, अभी आते हैं। इसे संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया, तो अब समझ लो, संविधान में शामिल करने का सुझाव, संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया। ठीक, अब देखो याद रखना, इन्होंने जो जो सुझाव दिया उस सुझाव में मैंने केवल 2 सुझाव की चर्चा किया है। ठीक है, 2 सुझाव की चर्चा किया और दोनों सुझाव इनके लागू नहीं हो पाए। ठीक ना, लागू नहीं हो पाए। पहली बात तो ये कि इनका जो ये सुझाव था कि संविधान में शामिल इसको कर लिया जाए, ये तो नकार दिया गया। ठीक है, परंतु द्विस्तरीय रूप में इसे लागू किया जाए, तो अभी इसको लागू किया जाता तब तक क्या होता है, जनता पार्टी की सरकार गिर गई। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार गिर गई और फिर से दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई इंदिरा गांधी। ठीक है, दोबारा फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई इंदिरा गांधी। ठीक है, तो अब द्विस्तरीय रूप में जो लागू करने का प्रयास हो रहा था वो वहीं का वहीं रुक गया। तो जी भाई, चूंकि कांग्रेस ने लागू किया था इसको त्रिस्तरीय रूप में, तो अब द्विस्तरीय रूप में लागू नहीं हुआ, त्रिस्तरीय रूप में अब ये चलता रहा। ठीक, तो अब यहां सतर्क रहो, क्या बात ध्यान रखना है, पूछेगा पहली बार। ठीक ना, यहां ध्यान रखना, सबसे पहले ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कौन किया था, तो संवैधानिक दर्जा देने की बात किया था अशोक मेहता समिति ने, परंतु इनकी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, अशोक मेहता। तत्पश्चात क्या होगा, तत्पश्चात होता है ये है कि विधि के एक बहुत बड़े ज्ञाता व्यक्ति, ठीक ना, कानून के एक बहुत बड़े ज्ञाता व्यक्ति जिनका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी, एल.एम. सिंघवी समिति। तो एल.एम. सिंघवी जो हैं ये कौन है, ये कांग्रेस के एक लीडर हैं वर्तमान में, अभिषेक मनु सिंघवी, इन्हीं के पिताजी थे। ठीक है, तो एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है, इनसे रिपोर्ट मांगेगा। इन्होंने भी कई सुझाव दिए, परंतु हमको जितना जानना है, जो काम लायक बात जो हमारे लिए है, केवल उसको जानेंगे। ठीक ना, सारे लोगों की रिपोर्ट की यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, समझ रहे ना बच्चों, रिपोर्ट की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्ट इन लोगों का बहुत सारा रहा है। ठीक, तो अब सबकी चर्चा नहीं होगी। ठीक, तो अब देखो तब क्या हुआ, अब आया एल.एम. सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन हुआ और इस समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट को कर लिया जाएगा स्वीकार। ठीक है, और क्या होगा, अब पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जगह दी जाएगी। अच्छा, संविधान में जगह दे देने से क्या फायदा है, अभी ये एक कार्यक्रम के रूप में चल रहा है,
परंतु संविधान में जगह दे देने से क्या फायदा हो जाएगा? तो संविधान में जगह दे देने से बच्चों ये हो जाएगा कि एक तो देखो केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा पंचायतों पे, ठीक है। नियंत्रण इट मीन्स हमेशा देखो हमारे वहाँ सिस्टम क्या है, हमारे वहाँ संघीय शासन व्यवस्था है, परंतु इस संघीय शासन व्यवस्था में हमारे वहाँ केंद्र सरकार को मजबूत किया गया है, ठीक ना। राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को मजबूत किया गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र सरकार की अपेक्षा राज्यों को मजबूत किया गया है, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य ज्यादा मजबूत है, राज्यों के पास शक्तियां ज्यादा हैं, केंद्र सरकार के पास शक्तियां कम है। मगर हमारे वहाँ उल्टा है, हमारे वहाँ केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा हैं, राज्यों के पास कम। तो अगर संविधान में शामिल कर देंगे तो फिर इसमें अगर संशोधन करना हुआ तो हर हाल में संशोधन कौन करेगा? संसद करेगी। और संसद में कौन संशोधन करता है? जिस पार्टी की सरकार होती है, जिसका बहुमत होता है, ठीक है, जिसका बहुमत होता है। तो ये बात है। तो अब इस एक तरह से क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था पे केंद्र सरकार का कंट्रोल, जबकि ये काम कहाँ कर रहा है? ये राज्यों में कर रहा है। बस समझ में आ रहे हैं बच्चों, राज्यों में कर रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल स्थापित हो गया। और तो और कोई अगर इसे चाहे, नई कोई सरकार आए या फिर राज्य सरकार चाहे इसे खत्म करना या इसमें उटपटांग संशोधन करना, तो संशोधन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है। बात समझ में आई? संसद के पास है। तो अब इसलिए इसको दे दिया गया संवैधानिक दर्जा, ठीक है। तो अब ये कोई भी सरकार आके इसको आसानी से अब खत्म नहीं कर सकती थी, ठीक है, खत्म नहीं कर सकती थी, ठीक। तो एलएम सिंघवी जो है, इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात किया और इनकी रिपोर्ट को कर लिएगा स्वीकार, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो एक समिति और है जिसका नाम है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति ने भी इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात किया था। अब क्या करेगा? अब बच्चों देखो, अब दे देगा एलिमिनेट करने के लिए, ठीक ना। क्या करेगा? क्वेश्चन बना देगा, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन बनाएगा, यहां देगा अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, ठीक है, एलएम सिंघवी और फिर पीके थुंगन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सी समिति ऐसी है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं किया था, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा देने की बात किस कमेटी ने नहीं किया है? बलवंत राय मेहता। समझ रहे हो? तो ऐसे ये क्वेश्चन बच्चों बन जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो, तो अब संवैधानिक दर्जा देने की बात हो गई। अब फिर सुनो, अब होगा क्या? अब देखो, अब होगा ये, सरकार इसको संविधान में जगह देगी। तो पहले संविधान में तो था नहीं, पहले संविधान में तो ये था नहीं, ठीक है। बस अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ था कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो ग्राम पंचायतों की स्थापना करे तथा उन्हें इतनी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करे कि वो अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सके, ठीक। 40 में मैंने बताया हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्था ये चीज तो थी नहीं संविधान में। तो अब जब कोई नई चीज शामिल करनी है तो संविधान का संशोधन करना होगा ना। तो अब क्या हुआ? संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक ना, 1992 ये लागू किया गया। प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय? तो राजीव गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक ना। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो हुआ क्या? संविधान में संशोधन हुआ और इसके बाद इसको संविधान में जगह दे दी गई। अच्छा, तो कहाँ इसको जगह दिया गया संविधान में? तो इसको जगह दिया गया संविधान के भाग 9 में, ठीक है। और अनुच्छेद का निर्माण किया गया। तो अनुच्छेद क्या रहा? अनुच्छेद
243, ठीक ना, 243। और एक नई अनुसूची भी बनाई गई, एक नई अनुसूची भी बनी। तो अनुसूची क्या था? अनुसूची 11वां, 11वां, ठीक है। संशोधन करके इसको लागू कब किया गया? तो 24 अप्रैल 1992 को, ठीक है, 1992 को। तो 24 अप्रैल 1992 को बच्चों क्या होता है, ठीक है, ये लागू हो जाता है, ठीक है, लागू हो जाता है। तो अब देखो ये जो 24 अप्रैल का जो डेट है, ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? तो अभी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऐसे हो गया कि 24 अप्रैल यही बना हमारा क्या? पंचायती राज दिवस। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचायती राज दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1992। अब एक ऐसा पॉइंट जो अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, ठीक ना, अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं है मगर क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या? अब सुनो, देखो बच्चों, LM सिंघवी, ठीक ना, समिति ने सुझाव दिया कि शामिल किया जाए, ठीक है, संविधान में। इनकी रिपोर्ट को माना भी गया। तब तक फिर जो है अभी इस पे अमल होता, ठीक है। तब तक फिर क्या हुआ, 1989 में फिर आ गए पीके थुंगन समिति, ठीक है। 86 में आया कौन? LM सिंघवी समिति, ठीक है। और 89 में आ जाते हैं पीके थुंगन। तो पीके थुंगन समिति ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट पे अमल करते हुए, ठीक है, उस रिपोर्ट पे अमल करते हुए संविधान में इसको जगह दिया गया। तो अब अगर क्वेश्चन ये पूछा किस समिति के रिपोर्ट के बाद, इस समिति के रिपोर्ट के बाद संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जगह दी गई, तो आंसर क्या होगा? पीके थुंगन, ठीक ना, पीके थुंगन, पीके थुंगन समिति के रिपोर्ट के बाद इसे संविधान में शामिल किया गया। संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो, तो अब देखो बच्चों, अब यहां थोड़ा सा पीके थुंगन समिति का थोड़ा सा नाम और लेंगे। पीके थुंगन, ठीक है। अब देखो पीके थुंगन जो हैं, इनके दो सुझाव और क्या? पहला कि पंचायतों का जो कार्यकाल हो, पंचायतों का कार्यकाल ये कितना होना चाहिए? ये 5 वर्ष होना चाहिए। एक तो बात इन्होंने ये कहा, और दूसरा पंचायतों में महिलाओं को मिलना चाहिए आरक्षण, महिलाओं को मिलना चाहिए आरक्षण। ये भी सुझाव जो है पीके थुंगन ने दिया था। तो इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग को बच्चों ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अब यहां हम बात कर लें, आगे बात कर लें कि इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं? क्या हो गया बोर्ड को? सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं? तो बच्चों केवल 2 योग्यता लिखेंगे कि वह भारत का नागरिक हो, और आयु जो है, आयु 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं, ठीक है, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं। तो ये एक बात, ठीक। अच्छा, अब यही देख लें क्या अगली बात कि
इसमें आरक्षण किसको किसको प्रदान है। अब आरक्षण किस क्रम में मिलेगा, चक्रीय क्रम में। चक्रीय क्रम क्या है, ये सब हम लोग को यहाँ पे चर्चा करने की बच्चों जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट चीजों को और देखें। तो आरक्षण की बात की गई, तो आरक्षण में किसकी किसके, SC ST और महिला। तो बात करें क्या OBC को भी आरक्षण मिलता है, यस OBC को भी आरक्षण है। तो अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये कहाँ होता है, देखो कैसे क्या है। OBC को आरक्षण प्राप्त है, परंतु इसमें रूल क्या है, रूल इसमें ये जोड़ा गया है कि राज्य सरकार, ठीक ना, राज्य सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वह OBC को आरक्षण दे या ना दे। ठीक है बच्चों, दे या ना दे। तो क्या किसी राज्य ने OBC को आरक्षण दिया है, बिल्कुल दिया है। किसने दिया है, तो भाई दिया है किसने, हमारे वहां ही लागू हुआ है, यूपी में, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह CM थे, समाजवादी पार्टी, ठीक है, की सरकार ने क्या किया, OBC को भी आरक्षण प्रदान किया, OBC को आरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो ये इतनी बात बच्चों ध्यान में रखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो आगे देखते हैं। अब देखो आरक्षण हो गया, अब कार्यकाल तो वही बताया मैंने कि इसके कार्यकाल का सुझाव PK थुंगन ने दिया था, कितना, तो 5 वर्ष। तो यहाँ पे जो सदस्य होंगे शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल, और सदन जो है इसका, ठीक ना, तो प्रथम बैठक, तो 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, तो ये इतनी बात। अब दूसरी बात बच्चों, विषय, पंचायतों को कुल कितने विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, तो पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। अच्छा, कैसा ये सब्जेक्ट क्या है, 29 विषय क्या है, तो 29 विषय कौन है, तो इसका मतलब बच्चों समझ लो 29 विषय क्या है। तो 29 विषय जैसे गांव में पुलिया बनवाना है, ठीक है, खड़ंजा बिछवाना है, ठीक है, मत्स्य पालन यानी मछली वगैरह, ठीक ना, मत्स्य पालन करना है, मत्स्य पालन, ठीक है, पुस्तकालय की स्थापना, इस टाइप के बच्चों क्या है ना, इस टाइप के सब्जेक्ट हैं। तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो इस टाइप के ये टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 29 विषय। तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने विषयों पर पंचायतों को काम करने का अधिकार है, तो बच्चों आंसर क्या होता है, 29 विषयों पर। ठीक है, 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, अब देखो अगली बात, हमारे वहाँ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग 2 टाइप के हैं, ठीक ना, एक है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, और दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो देखो पंचायतों का चुनाव करवाता कौन है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत हो गया या नगर पालिका हो गई, ठीक है, इसका चुनाव कौन करवाता है, इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है इस चुनाव का संचालन करती है। ठीक, अब बच्चों देखो इतना बात अगर आप जो है स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इतना बात अगर आप स्टोर कर लेते हैं, तो आपका फिर जो है कोई पेपर हो,
वनडे का, चाहे एसएससी सीजीएल भी हो, ठीक है, या एसएससी जेई या कुछ भी हो, आपका फिर कहीं कोई क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से बाहर जाना मुश्किल है, ठीक ना, बाहर जाना मुश्किल है। तो ये बच्चों ध्यान में रखना है इतनी सारी बात, ठीक। और अगर आपको कहीं कुछ जानने की इच्छा होगी, कोई जिज्ञासा होगी, तो कमेंट बॉक्स जो है मौजूद है, आप वहां पे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सॉरी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने कोई क्वेश्चन आप लोग को, आप क्वेश्चन मैंने जो दिया था वो मैंने आपको कमेंट में आंसर दे दिया है, ठीक है, कमेंट में मैंने आंसर दे दिया। इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया था, और आज मैं कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे छोड़ते हैं।